हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो देखिए, मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या क्या एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को यहाँ पर मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड हम लोगों को मिलते हैं, और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवोल्यूएट होती है। ठीक है, तो मेटल और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स, उस मेटल के हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज़ होती है। तो देखिए, अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, या तो मेटल ऑक्साइड या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कब मेटल ऑक्साइड बनेगा और कब हाइड्रोक्साइड बनेगा? ठीक है, तो हमारे पास जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, है ना, वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल्स को देखें तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। तो आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवेल्युएट होगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवेल्युएट होगी। अब सोडियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी थी, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ 8th क्लास में पढ़ी थी, तो हम लोगों को मिलता है सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये इस तरीके से ये मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं ये हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर ही मिल जाते हैं। तो ये मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, सॉरी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, नॉट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम भी वाटर के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके भी साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवेल्युएट होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एफ जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारे पास नीचे मिलता है, वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इनके कंपेयर में अगर हम लोग एफ को देखें तो ये लेस रिएक्टिव मेटल है। तो लेस रिएक्टिव मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो हमारे पास यहाँ पर आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड, हम लोग आयरन को फेरिक भी कहते हैं, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। आया समझ में? इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवेल्युएट होती है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था, मेटल प्लस वाटर, मेटल और वाटर अगर रिएक्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवेल्युएट होती है। मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल्स की ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहाँ पर डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर से क्या मतलब है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि हमारे पास हम लोग देखते हैं कि कोल्ड वाटर जो है ना, कोल्ड वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर अगर हम लोग देखें कि वाटर स्टीम जो होती है तो वाटर स्टीम के साथ कैसे मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। हॉट वाटर, तो ये हमारे पास फॉर्म ऑफ वाटर है ना, हॉट वाटर, गर्म वाटर। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग वाटर के जो फॉर्म होते हैं उनके साथ में मेटल कैसे रिएक्ट करती है। तो आइए देखते हैं हम लोग। हमारे पास है सोडियम
पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों मेटल्स हैं, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, तो ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है एल्यूमिनियम, फेरिक और जिंक। एल्यूमिनियम, फेरिक और जिंक, तो एल्यूमिनियम, फेरिक और जिंक जो होते हैं वो वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। फेरिक, एल्यूमिनियम और जिंक वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करके फिर अपना जो नया प्रोडक्ट है, या तो मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बनाते हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की हम लोग बात करते हैं तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर या वाटर स्टीम के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा, वो हॉट वाटर के ही साथ रिएक्ट करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो जो मेटल है, ये क्या करती है, ये वाटर में जो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर हाइड्रोजन बबल्स क्रिएट होते हैं, और हाइड्रोजन बबल्स के साथ ये स्टिक होकर, चिपक करके ये वाटर सरफेस पर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। इस पर एक लेयर सी, वैसे लेयर बनती तो नहीं है लेकिन एक ऐसी थीन लेयर जो है हम लोगों को कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं AU, AU, AG, CU, PB। यहाँ पर हमारे पास AU यानी कि गोल्ड की बात हम लोग करते हैं, AG यानी कि सिल्वर, CU यानी कि कॉपर और PB यानी कि लेड। ये जो मेटल्स होती है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये AU यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ये जो चार मेटल्स होती है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, आइए अब हम लोग ये देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसमें हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, तो मेटल की हम लोग अगर रिएक्शन देखें एसिड्स के साथ तो हम लोग यहाँ पर जनरली डाइल्यूट एसिड ही लेते हैं, है ना। जनरली हम लोग डाइल्यूट एसिड ही लेते हैं क्योंकि मेटल्स के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो सकती है, इसलिए हम लोग ऑलवेज डाइल्यूट एसिड को ही मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास मेटल के साथ अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड्स की अगर रिएक्शन करवाएं तो मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं Fe है हमारे पास फेरिक, फेरिक की हम लोगों ने HCl एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा दी, हमारे पास फेरिक फेरिक क्लोराइड या फिर हम लोग इसको आयरन क्लोराइड भी कहते हैं, आयरन क्लोराइड मिलता है। इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो एल्यूमिनियम मेटल है हमारे पास, एल्यूमिनियम मेटल की HCl के साथ में रिएक्शन है, तो एल्यूमिनियम मेटल की HCl के साथ रिएक्शन करने पर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हम लोगों को एज अ सॉल्ट या एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को सॉल्ट के फॉर्म में मिल जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, ध्यान देना इस बात पर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल की हम लोगों को रिएक्शन करवानी है किसके साथ, विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, यानी कि अदर मेटल्स के जो सॉल्यूशन होते हैं
अदर मेटल के जो मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं उनके साथ हम लोगों को इसकी रिएक्शन करना है। तो उसके साथ देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास आप लोग देख ही पा रहे होंगे, अगर हम लोग एक कोई मेटल ले लें, मेटल ए यहाँ पर हम लोग लेते हैं और मेटल बी का हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, मेटल बी का हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, जब एक मेटल का दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास पहली वाली जो मेटल ए थी उसका सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास बन जाता है, और दूसरी जो मेटल जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में थी अब वो हम लोगों को फ्री मेटल के रूप में मिल जाती है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फेरिक था Fe, इसको हम लोगों ने कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास देखिए FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट बनता है और कॉपर मेटल जो है वो हमारे पास फ्रीली मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड जो यहाँ पर फेरिक मेटल जो थी यानी कि आयरन मेटल जो थी उसने क्या किया, CuSO4 जो कि एक सॉल्ट था, जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन था, उसमें से उसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया और Cu की जगह पर Fe ने ले ली। ठीक है, Cu की जगह पर Fe ले ली और यहाँ पर हम लोग को Cu फ्री मिल जाता है मेटल के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई Fe ने क्या किया, यहाँ पर जो Cu था उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली और यहाँ पर Cu हम लोग को फ्रीली एक मेटल के फॉर्म में मिल जाता है और यहाँ पर हमारे पास FeSO4 पहली वाली मेटल का सॉल्यूशन मिल जाता है, या सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोगों को पहली वाली मेटल का मिल जाता है। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जिसको कि हम लोग आगे 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक और बात यहाँ पर आपको बताई है, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती क्या है, आप लोगों ने 8th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज़ ज़रूर पढ़ी होगी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। जनरली एक मेटल की सीरीज़ होती है जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी मेटल्स जो है वो मोर रिएक्टिव है और कौन सी मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट होता है मेटल्स का एक अरेंजमेंट होता है उनकी रिएक्टिविटी को लेकर के। जो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होती है उनको हम लोग ऊपर की तरफ रखते हैं और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है उनको हम लोग नीचे की तरफ रखते चले जाते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज़ में होता क्या है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए यानी कि जब हम लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर से नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी, है ना। एक और पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है हम लोगों ने, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो रिएक्टिविटी यहाँ पर हम लोगों को मेटल्स की कम होती चली जाती है, कम होती दिखाई देती है। ठीक है, जैसे अब हमारे पास हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहली मेटल है हमारे पास पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन सब मेटल्स में। उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, हाइड्रोजन, Cu यानी कि कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। यहाँ पर इस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ध्यान रखना यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है जो कि एक गैस है, आप सभी लोगों को पता भी है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना, लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा था कि जो Fe है ना, ये Fe Cu को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बना करके Cu जो है वो अलग हो गया था। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि Cu कहाँ है हमारा, ये रहा Cu, और Fe कहाँ है हमारा, ये रहा Fe। तो देखिए अब आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है, Cu जो है वो लिस्ट में नीचे की तरफ आता है, तो Cu जो हो जाएगा वो हमारे पास लेस रिएक्टिव हो जाएगा। आया समझ में। तो देखिए
इस तरीके से जो Fe था वो मोर रिएक्टिव था, Cu जो था वो लेस रिएक्टिव था, तो Fe ने Cu की जगह ले ली, Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, और इस तरीके से Fe मेटल ने CuSO4 का जो सॉल्ट सॉल्यूशन था उसको उसकी जगह अब उसने FeSO4 का सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया था, और Cu जो था वो अलग से हम लोगों के पास मिल गया था। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग सीरीज़ में देखें तो जो मोर रिएक्टिव सीरीज जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है या मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो नीचे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पीबी की या लेड की, अगर मैं बात करूँ तो लेड को कौन कौन यहाँ पर कौन कौन सी जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकती है, इसके ऊपर वाली जो सारी मेटल जो है वो पीबी को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन नीचे वाली मेटल जो है वो पीबी को डिस्प्लेस बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, तो पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जिसको कोई भी मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता, पोटेशियम को कोई भी मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सोडियम दूसरे नंबर पर है, तो सोडियम को पोटेशियम डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। आया समझ में? इसी तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारे पास सारे के सारे जो मेटल्स है या जो एलिमेंट है वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। यहाँ पर जो मेटल्स है वो नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करती है। तो देखते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज़ द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो हमारे पास यहाँ पर मेटल्स या नॉन मेटल्स दोनों ही एलिमेंट होते हैं हमारे पास, तो इनकी क्या टेंडेंसी होती है? इनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये अपना जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको कंप्लीट करने की या उसको कम्प्लीटली फिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कम्प्लीटली फिल्ड करने के बाद ये एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो कम्प्लीटली फिल्ड करने के लिए इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कि अगर कुछ जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, और इस तरीके से या तो वो आयोनिक बाउंड या कोवेलेंट बाउंड बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास हम लोग उसको देखते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म केटायन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेटल्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और वैलेंस शेल में से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और केटायन बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम मेटल, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एटम भी हो जाएंगे 11, जिसमें हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और थर्ड शेल में 8 सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो यही उसका वैलेंस शेल या थर्ड शेल हुआ या आउटर मोस्ट शेल हुआ। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि सोडियम एक मेटल है, ठीक है, Na जो है एक मेटल है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है, ये जो बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन है अपना लॉस कर देता है। और इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास सोडियम जो है अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और इस तरीके से ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर के अपने पास बना लेता है सोडियम आयन, यानी कि जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं। जहाँ पर प्लस का साइन आ जाए वहाँ पर कैटायन हो जाता है। ठीक है, आया आपको समझ में? यहाँ पर हमारे पास सोडियम आयन जो है वो अब उसके पास सोडियम कैटायन के फॉर्म में बन गया है। अब इसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन केवल 10 ही होंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। नॉन मेटल क्या करते हैं? जनरली नॉन मेटल क्या करते हैं? अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर मेटल जो है वो जनरली मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और कैटायन बना लेते हैं। यहाँ पर नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं और एनायन बनाते हैं। देखते हैं जैसे हमारे यहाँ पर हमारे पास में होता है, जैसे क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें Cl, तो Cl के जो फर्स्ट शेल में है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
और थर्ड शेल में हमारे पास हो जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्लोरीन में 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17। ठीक है, तो अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ जाएगी, जब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लोरीन जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर एक निगेटिव साइन इस पर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एनायन बनाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग इसमें फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर समझ में आया ही होगा आपको, जब भी कभी हम लोग यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है या यहाँ पर जो भी कोई कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड यहाँ पर जो बनते हैं किसकी वजह से? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, है ना। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे सोडियम जो है, अगर हम लोग बात करें NaCl की, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन को उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। इस तरीके से ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है, हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है क्लोरीन के साथ में सोडियम का। तो NaCl हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है और इस कंपाउंड में हमारे पास सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है Cl को। और इस तरीके से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से देखना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से अगर कोई भी कंपाउंड अगर यहाँ पर बनता है तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन में, है ना, तो वो कंपाउंड यहाँ पर क्या कहलाता है? आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। आयोनिक कंपाउंड हम लोग इसे कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पर अब देखा। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।